क्या सच में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था? डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले हर एक इंसान के लिए सोशल मीडिया और ठरकपन खुद के लिए और देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कोमकासा एग्रीमेंट साइन होने के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत को डिलीवर किए जाने वाले पेटा एयरक्राफ्ट में क्या खास बात होने वाली है? टर्की के बैरक्टर ड्रोन सभी आगे चल के भारत के लिए क्यों खतरनाक साबित हो सकते हैं? और अंडमान में अभी एक कंप्लीट शिप रिपेयर इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने का प्लान क्यों किया जा रहा है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना की तरफ से है। अब रिसेंटली एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि चाइना की तरफ से अभी पांगोंग लेक के पास इंडियन सोल्जर के खिलाफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था। अब स्टेटमेंट अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक्सपर्ट प्रोफेसर जिम कैरेरोंग की तरफ से दिया गया था और उनका कहना यह था कि चाइना की तरफ से अभी पांगोंग लेक के पास इंडियन ट्रूप्स के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था। ये बात उन्होंने 11 नवंबर को एक चाइनीज टेलीविजन शो के दौरान बताया था कि चाइना अभी माइक्रोवेव वेपन टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल कर चुका है और हाल ही में ही पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के खिलाफ किया जा चुका है। उनका कहना यह था कि इंडियन आर्मी की तरफ से जब माउंटेन टॉप के ऊपर कब्जा कर लिया गया था तो उसके बाद चाइना की तरफ से डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में किसी भी फायर आर्म का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है और पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इसी वजह से डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल लगभग 15 मिनट तक किया गया था। अब डायरेक्ट एनर्जी वेपन क्या है, इसके बारे में आप सब थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो हम उसके ऊपर डिटेल में यहाँ पर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चाइनीज एक्सपर्ट्स की क्लेम के ऊपर गौर किया जाए तो उनका ये कहना था कि जब इंडियन आर्मी की तरफ से माउंटेन टॉप के ऊपर कब्जा कर लिया गया था तो पीपल लिबरेशन आर्मी के पास उनको पीछे धकेलने के लिए और कोई रास्ता मौजूद नहीं था, जिस वजह से उन्होंने पहाड़ी के नीचे से ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी के जवानों के ऊपर निशाना लगाना शुरू किया था और इसके 15 मिनट के बाद इंडियन आर्मी वहां से पीछे हट गया था। अब अगर ये बात सच है तो पीपल लिबरेशन आर्मी को किसी भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन को चलाने के लिए काफी एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ी होगी, चाहे वो माइक्रोवेव बेस्ड एनर्जी वेपन हो या फिर लेजर वेपन हो। और आज तक जितने भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाए गए हैं उनमें से अगर सबसे छोटे साइज की डायरेक्ट एनर्जी वेपन की बात करें, जिससे छोटे साइज की ड्रोन को मार के गिराया जा सकता है, उनको भी ऑपरेट करने के लिए इतना बड़ा पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि एक ट्रक के साइज में आ सकता है। अब चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पीपल लिबरेशन आर्मी ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया होगा तो उनको कम से कम इसी साइज की सोर्स की जरूरत पड़ी होगी, जो कि पहाड़ों के ऊपर लेके जाना लगभग नामुमकिन है और स्पेशली पांगोंग इलाके के पास इसका इस्तेमाल करना एकदम से नामुमकिन है। और अभी तक इस बात को लेके कोई भी स्टेटमेंट भारत की तरफ से या चाइना की तरफ से ऑफिशियल लेवल में इशू नहीं किया गया, जिस वजह से इसको वेरीफाई करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर सच में पीपल लिबरेशन आर्मी ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया होता तो ये बात अभी तक काफ़ी आगे बढ़ चुका होता, क्योंकि जब छोटे हथियार का इस्तेमाल किया गया था तो बात कितना गर्म हो गया थी आप सब जानते हैं। और अगर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया होता तो अभी तक भारत और चाइना के बीच सच में जंग हो चुका होता। अगला अपडेट आईएसआई को लेके है। आप सब इस बात को जानते होंगे कि अक्टूबर में एचएएल के एक एम्प्लॉय को एचएएल की सीक्रेट डिवीजन की इमेजेस को और SU-30 के डाटा को पाकिस्तान के साथ शेयर करने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। इस बात को लेकर ATS की तरफ से छानबीन किया जा रहा था और अभी पता लगा है कि किस तरीके से आईएसआई की तरफ से एचएएल के एम्प्लॉय को फंसाया गया था। शुरू से संदेह किया जा रहा था कि शायद एचएएल के एम्प्लॉय को आईएसआई की तरफ से हनी ट्रैप करके फंसाया गया था, फिर उसके बाद ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिस वजह से मजबूरन उनको ये सब उनके साथ शेयर करना पड़ रहा था। लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो एम्प्लॉय थे जिनका नाम दीपक शेषाद था, वो अपने तरफ से इन सब डाटा को आईएसआई या फिर यूं कहें कि पाकिस्तानी हैंडलर के साथ शेयर कर रहे थे। अब इनको लगता था कि वो जिस आईडी के साथ बात कर रहे हैं या फिर चैटिंग कर रहे हैं वो एक लड़की है और वो उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसको एचएएल की अलग अलग डिवीजन की फोटो वगैरह शेयर कर रहे थे और ये सभी नाटक कर रहे थे। लेकिन असल में वो एक आईएसआई का फेक हैंडल था जिसके साथ वो बात कर रहे थे और वो फेक प्रोफाइल की तरफ से उनको बताया गया था कि वो एचएएल में काम करना चाहते थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए और वो फेक प्रोफाइल उनके साथ 2018 से ही कॉन्टेक्ट में था। और दीपक की बात करें तो ये एचएएल के नासिक डिवीजन में असिस्टेंट सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहे थे और इनकी उम्र भी लगभग 41 साल की है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनके पास पर्सनल बीवी और बच्चे वगैरह मौजूद होंगे। इन सब के बावजूद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे थे।
और इम्प्रेस करना ही है तो करो, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन लड़की पटाने के लिए कोई सुखोई थोड़ी ना गिफ्ट करता है, और अभी तो पता भी लग गया कि वो लड़की भी नहीं है। मुझे तो सोच कर भी बुरा लग रहा है कि उनका कितना गंदा वाला कटा है। अब इस बंदे को जो सजा होगी वो तो अलग बात है। जरा सोचो, जब ये सजा काट के घर वापस आएगा तो इसकी बीवी इसका क्या हालत करेगी। अब ये पहली बार भी नहीं हुआ है जब ऐसी कोई बात सामने आई है। इससे पहले भी ब्रह्मोस वाला किस्सा हुआ था, और आगे चल के ऐसे और भी कई सारे हनीट्रैप वाले किस्से हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लड़की देखते ही यहाँ पर नियत फिसल जाती है और हर कोई उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, चाहे वो 20 साल का लड़का हो या फिर 50 साल का बुढ़ा हो। और ट्विटर में कभी कभी ये सब देख के मुझे बहुत बुरा भी लगता है, और मैं हाथ जोड़ के उन सभी से विनती करना चाहता हूँ जो लोग डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं या किसी भी तरीके से डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो गलती से भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लड़की पटाने की कोशिश मत कीजिए, और लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कोई उल्टी सीधी काम मत कीजिए जिससे देश की सिक्योरिटी के ऊपर आंच आ सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी को अभी इसी महीने के अंदर ही यूएस की तरफ से एडिशनल पीएटा एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाएगा। ऐसे 4 एयरक्राफ्ट के लिए 2016 में भारत की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया था, और अभी उन्हीं 4 में से पहले एयरक्राफ्ट को इसी महीने के अंदर ही भारत को डिलीवर किया जाएगा, और बाकी बचे 3 एयरक्राफ्ट हमको 2021 के अंदर ही डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब इन सभी एयरक्राफ्ट की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली वो लगभग प्रीवियस एयरक्राफ्ट के साथ सिमिलर होने वाला है, लेकिन कॉमकासा एग्रीमेंट को साइन करने के बाद इन एयरक्राफ्ट में सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को ऐड करने का प्लान किया गया था। इससे फायदा ये होगा कि अब हमारे पीएटा एयरक्राफ्ट यूएस नेवी के पीएटा एयरक्राफ्ट के साथ रियल टाइम डाटा को शेयर कर पाएंगे, और यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट हमारे पीएटा एयरक्राफ्ट के साथ डायरेक्ट डाटा को शेयर कर पाएंगे, और ये हमको इंडियन ओशन रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी मैरीटाइम एक्टिविटी को चेक करने में काफी मदद करने वाला है। और मान लीजिए कि इंडियन ओशन रीजन में कहीं पर भी चाइना की कोई सबमरीन मौजूद है, और जैसे ही इंडियन ओशन रीजन काफी बड़ा इलाका है, तो ऐसे में हर वक्त हमारा एयरक्राफ्ट वहां पे मौजूद होगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में चाइनीज सबमरीन को अगर यूएस नेवी की पीएटा एयरक्राफ्ट कहीं पर डिटेक्ट कर लेता है, तो वो सेम डाटा को इंडियन नेवी के पीएटा एयरक्राफ्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें उस जगह में मौजूद हुए बिना ही दुश्मन के पोजीशन के बारे में पता लग सकता है, और ये किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन में भारत के लिए काफी काम आ सकता है। अगला अपडेट, रेगुलर मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज नहीं हो पा रहे थे, और शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो जब तक ये ड्रोन उनके रेंज में आते थे उससे पहले ही अपने स्टैंडर्ड वेपन से उनके ऊपर हमला कर देते थे। हालांकि भारत के पास आर्मेनिया के मुकाबले काफी बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन फिर भी जंग के दौरान ये ड्रोन अगर पाकिस्तान के हाथ लग जाते हैं या फिर चाइना के हाथ लग जाते हैं तो ये भारत के लिए काफी चिंता का विषय बन सकता है। अगला अपडेट अंडमान को लेके है। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि अंडमान कमांड को अभी और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में हमारी पकड़ मजबूत करने के लिए अंडमान कमांड को बेहतर करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी बीच अभी अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके चलते कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से अंडमान और निकोबार में कंप्लीट सी प्रिपेयर इकोसिस्टम को डेवलप करने के साथ साथ यहाँ पर मौजूद सभी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को मॉडर्नाइज करने का वादा किया गया था। ये एग्रीमेंट आने वाले 30 साल के लिए साइन किया गया था, जिसमें अंडमान की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक कंप्लीट नया रूप दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो शिप्स आते रहते हैं उनकी डाउन टाइम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, जिसमें हम कम से कम वक्त के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा शिप्स को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमी के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी हमको काफी फायदा दे सकता है। क्योंकि अभी अंडमान की शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, जिस वजह से अगर कोई शिप यहाँ पर ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए या तो भारत की मेनलैंड में कहीं पर भेजना पड़ता है या फिर किसी दूसरे देश के शिपयार्ड में भेजना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि भारत अभी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी एक्टिविटी को करा रहा है, और इस एक्टिविटी के अंदर रॉ को भी ब्लेम किया गया था, और इसके लिए भारत के पीएम के अंडर एक स्पेशल टीम को भी यहाँ पे अपॉइंट करके रखा गया था। और इसी बात को लेके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ वीडियोज और ऑडियो एविडेंस को पेश किए थे। इस बात को लेकर अभी भारत की तरफ से भी शार्प रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, और भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए इन सभी आरोपों को अभी खारिज कर दिया गया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी जो डेस्परेट अटेम्प्ट किया जा रहा है इसका कोई फायदा उसको नहीं मिलने वाला है, और उनके सो कॉल्ड प्रूफ और एविडेंस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आज तक जितने भी मोस्ट वांटेड सुअर हैं वो सभी के सभी पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और आज भी पाकिस्तान के अंदर वो आज़ाद घूम रहे हैं।
और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ये बात खुद स्वीकार भी किया था कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी अलग अलग सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री में लगभग 40,000 से ज़्यादा सुअर मौजूद हैं। और यहाँ तक कि उनके साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिनके नाम से साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों शर्मिंदा है, वो पुलवामा वाले किस्से को लेके खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे और उनकी क्रेडिट ले रहे थे, जिससे साबित होता है कि कौन सा देश यहाँ पे सुअरों को पाल रहा है, बड़ा कर रहा है और उसके बाद अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।